हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा बाबा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में अब हम बात करेंगे एक्सरेज की कि एक्सरे क्या होते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले सिंपल एक कॉन्सेप्ट एक्सरेज का कि बुनियादी तौर पे है क्या। अच्छा, एक्सरेज के लिए कहा जाता है कि दीज आर शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन। इनकी जो रेडिएशन है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है ना। और इनकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज जो यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो दिस इज़ 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, और एनर्जी इसकी हाई होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होती है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 या 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अच्छा, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंटजन, विलियम रोएंटजन साइंटिस्ट था, उसने बताया इसके बारे में। तो उसी लिए हम इसका जो नाम रखते हैं दैट इज़ व्हाट यू से कि रोएंटजन रेज। ठीक है ना। अच्छा, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के बारे में ब्रैग एक साइंटिस्ट था, उसने बताया। तो हम इसको एज ए ब्रैग सलाह भी पढ़ते हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ओके, एक्सरेज की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ये आपको मोजले साइंटिस्ट है उसने बताया था, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करते हैं। तो एक्सरेज बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है जो कि ट्रेवल करते हैं, या जो कि आप सिंपली कह सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ से हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पर सवाल ये है कि ये प्रोड्यूस्ड कहते होते हैं, एक्स रेज प्रोडक्शन पैदा कैसे होते हैं, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सुनो ज़रा, मिसाल के तौर पे बाबा, एक पर्टिकुलर मेटल है, ये कोई भी पर्टिकुलर मेटल हम लेते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है जो कि हमने लगा दिया। बड़ी सादी सी बात है। फिर आप क्या करें, पोटेंशियल दें या आप इसको वोल्टेज दें। अच्छा, बैटरी के नेगेटिव से जो कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो आपका होता है एनोड। अच्छा, ये पर्टिकुलर एक ट्यूब है जिसकी हम बात करते हैं। अब पता है होता क्या, जब आप बहुत बड़ा वोल्टेज देते हो, इसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज। जब हम थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज देंगे तो यहाँ से बड़े फास्ट या एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देयर एग्जिस्ट एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये बड़े खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका नाम है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटेलिक सरफेस पे गिरेंगे। मेटेलिक सरफेस पे जब आएंगे ना तो पता क्या होता है, ये कुछ ना कुछ अपना असर दिखाते हैं। वो इफेक्ट क्या दिखाते हैं उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। नतीजतन ये होता है बाबा कि इस सरफेस से कुछ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलती हैं। इन रेडिएशन का नाम रखा गया एक्सरेज। अच्छा, तो ये है कि व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द मेटेलिक सरफेस, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक्सरेज पैदा होते हैं। तो बड़ा सिंपल है बेटा कि व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन मेटेलिक सरफेस, और जो मेटेलिक सरफेस आपका कौन सा एनोड है, तो क्या होता है कि एक्सरेज पैदा होते हैं। एक्सरेज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अच्छा, आप दूसरी माने में कह दो कि भाई इलेक्ट्रॉन लगाओ, इलेक्ट्रॉन आप फायर करो तो फोटॉन इमिट होते हैं, यूं कह दो। इलेक्ट्रॉन दें, फोटॉन इमिट हो। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रिंसिपल है, उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम फोटॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ उल्टा कैसा है, इलेक्ट्रॉन दो तो फोटॉन निकलेंगे। उसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सरेज प्रोडक्शन जो है, एक्सरेज प्रोडक्शन जो अभी हमने पढ़ा ना, ये बुनियादी तौर पे रेसिप्रोकल होती है। किसके साथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज प्रोडक्शन 100% एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात आप जहन में रख लें। ओके, अब इसमें चंद बातें और भी हैं जो कि आपको डिस्कस भी करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से इनका डिपेंडेंस है वगैरह, ये वो सारा कुछ, इस पर भी हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। ओके, देखें एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी जो इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसका क्या, इसके लिए आप ये बाबा ध्यान में रख लो
कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज सप्लाइड एट कैथोड। जितना ज्यादा एक्सेलरेटेड वोल्टेज होगी उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा एनर्जेटिक रेज निकलेंगी। मटीरियल पे डिपेंड नहीं करता। कह दो कि भाई ये फ्रीक्वेंसी जो है तकरीबन दैट इज इनडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करती ऑफ मटीरियल यूज्ड, जो कैथोड जिसका बना हुआ है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बड़ी सादी सी डेफिनेशन, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम बोलते हैं एक्सरेज के लिए। ओके, तो एक्सरेज आर सिंपल कि बम्बार्डमेंट करो तो यूं हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसको थोड़ा डिटेल में लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं एक्सरेज स्पेक्ट्रम, मतलब एक्सरेज की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक्सरेज स्पेक्ट्रम का जो बिहेवियर है या स्पेक्ट्रल एनालिसिस या प्रोडक्शन का जो बिहेवियर है वो दो तरह का। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरेज कंटिन्यूअस ब्रेम स्ट्रालन, एक हम बोलते हैं एक्सरे कंटिन्यूअस ब्रेम स्ट्रालन, और दूसरा जो बेटा इसका नाम है वो है एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। अब ये दोनों हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं ये वाला कि एक्सरेज कंटिन्यूअस ब्रेम स्ट्रालन का मतलब क्या है। तो सुनो ज़रा, देखो समझोगे। ब्रेम स्ट्रालन एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका मतलब है बेटा ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। अब इसका मतलब क्या, तो देखो ज़रा, एक्सरेज कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता है या एक्सरेज पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इमिशन। क्या मतलब इसका, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जिस मेटेलिक सरफेस पे आपने इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, समझो कि ये उस मेटेलिक सरफेस का एटम है और ये उस मेटेलिक सरफेस के एटम का इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस है, I'm sorry, ये न्यूक्लियस है इसका। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस की अपनी जो फील्ड होती है वो किस तरह की होती है, पॉजिटिव फील्ड। ये फील्ड है जो कि इस न्यूक्लियस की या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हम देते हैं, ये रही। तो सुनो ज़रा, अच्छा, दूर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है वो किस तरह का समझा जाता है, फास्ट इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आपने बम्बार्डमेंट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो न्यूक्लियर फील्ड पॉजिटिव है और पॉजिटिव फील्ड आउटवर्ड होती है। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव फील्ड जो चार्ज की है वो क्या होती है, आउटवर्ड है। जो चीज़ आउटवर्ड होती है वो किसी भी चार्ज को रिपेल करती है, दूर करती है, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो, जनरली हम ऐसे कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव फील्ड है ना, ये इसको या इलेक्ट्रॉन को करीब आने नहीं देती। जब ये करीब आने नहीं देगी तो पता क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड में दाखिल होते हुए डिफ्लेक्शन कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मायूस होके बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं स्लो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस रीजन में सारा काम हुआ है। ये वाला जो रीजन है ना, सारी कहानी इस रीजन में है। ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन को थोड़ा देखते हैं। बाबा सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया ना तो इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ा। पहले फास्ट था, यहां पे आया तो क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है ना, फील्ड इसको आने नहीं दे रही, रुकावट दे रही है। तो रेजिस्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे फर्क हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हुआ, यूं समझ लो। जब डी एक्सेलरेशन होती है या इस तरह से रुकावट हुई तो इसने क्या किया, या ये स्लो हो गया। स्लो हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बहुत ज़्यादा थी अभी इसकी कम हो जाती है। कम क्यों हुई, क्योंकि लॉस हो गई। जो लॉस होती है ना काइनेटिक एनर्जी, इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियर फील्ड में जाता है ना तो वो एक्सेलरेट होता है। आप यूं कह सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन वाइल इंटर इन न्यूक्लियर विसिनिटी या नियर द न्यूक्लियस, तो क्या होता है, सुनो, तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेटेड होता है। तो क्या होता है, इट लूजेज इट्स एनर्जी, और जो एनर्जी ये लूज करता है दैट अपीयर्स एज एक्सरे, वही एनर्जी एज एन एक्सरे इमिट होती है या जाहिर होती है।
भला इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट नहीं होता एनर्जी में? नहीं, मतलब बिगिनिंग में या शुरुआत में, स्टार्ट में या फिर एंड में, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन या वो इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्वांटाइज्ड। एंड में या स्टार्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आप कह दो कि क्वांटाइज्ड नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, या कह दो कि आप वो इमिट नहीं करता। इमिट एक जगह पे करता है, न्यूक्लियर फील्ड में। न्यूक्लियर फील्ड में इसकी इमिशन होती है, बाद में नहीं करता। तो कह दो कि भाई सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी में कन्वर्ट थोड़ी, इलेक्ट्रॉन वही है, मतलब एनर्जी में क्वांटाइज थोड़ी हुआ है। ये ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन यहाँ पे है। तो कंटिन्यूस ब्रेमस्ट्रॉलिंग हम क्यों कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर विसिनिटी, तो जब तक ये विसिनिटी में है ना, जब तक ये फील्ड में इमिट करता जाता है, कंटिन्यूसली इमिट करता जाता है, तो नाम रखा गया कंटिन्यूअस ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, तो नाम रखा गया कंटिन्यूअस इमिशन। बड़ी सादी सी बात है। तो बाबा आप ऐसे कह सकते हो, सुनो, कि फास्ट इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियर विसिनिटी में आया, फास्ट इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम की न्यूक्लियर विसिनिटी में आया, तो पता है क्या हुआ? न्यूक्लियर विसिनिटी जो थी, न्यूक्लियर विसिनिटी थी आप कह दो, उसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को स्लो कर दिया, एक्सेलरेट करवा दिया, डी एक्सेलरेट करवा दिया, स्लो करवा दिया, और ये न्यूक्लियर विसिनिटी में रहकर एक रेडिएशन इमिट करता गया, जिस रेडिएशन का नाम है एक्सरेज। तो एक्सरेज कंटिन्यूसली इमिट होते हैं इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज एक्सरेज कंटिन्यूस ब्रेमस्ट्रॉलिंग। ठीक है। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात जो अहम है इसमें वो ये कि सर क्या ऐसा ही होता है क्या कि न्यूक्लियर विसिनिटी में पास हो? क्योंकि हम तो एटम को रैंडमली बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, जब आप एटम को बम्बार्डमेंट करते हो तो क्या हो सकता है? सुनो, मिसाल की तौर पे भाई ये है आपका एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मुख्तलिफ शेल होते हैं, जैसा कि ये के शेल है, या जैसा ये एल शेल है, या इस तरह से आप ये एम शेल बना लो। इस तरह के मुख्तलिफ शेल होते हैं ना बेटा, एम है, एन है, वटेवर सो। हम टारगेट बना के थोड़ी दे रहे हैं, हम तो सिंपली रेंडमली फायर कर रहे हैं ना, कैथोड रेज हम फायर कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी दो तरह की है। क्या मतलब? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका फास्ट कैथोड रे हो सकता है कि इस तरह से ऐसे चला जाए। जब ऐसे चला जाए तो आपने पढ़ दिया, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रेमस्ट्रॉलिंग। क्योंकि इस तरह जब जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ कोलाइड ना हुए शायद। जब ये शेल के इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं होंगे तो कह दो कि इलेक्ट्रॉन, एटम का स्पेस बहुत सारा खाली होता है ना, तो सीधा सिंपल इस तरह से चला जाता है। अच्छा, जब किसी शेल के इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया या नहीं कोलाइड हुआ तो यकीनन बाकी एक ही बात बची, जो कि न्यूक्लियर विसिनिटी से पास होगा, तो कंटिन्यूअस ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन करेगा। अगर सर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? यस, तो ये इमिशन जो करता है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो अब हम आते हैं इस पे, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा किस साइंटिस्ट ने हमें बताया था? इट वॉज ग्रेट मैन मोज़ले। अब ये मोज़ले क्या कहता है, सुनो ज़रा, मोज़ले क्या कहता है, सुनो इस चीज़ को बाबा थोड़ा आप समझोगे। हम पहले ये बात कर लेते हैं, ये के शेल है, ठीक है, और ये आपका एल है, और हेयर वी हैव एम शेल, हेयर वी हैव एन शेल एंड ओ पी क्यू, बहुत सारे। तो सुनो ज़रा, हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि जो आपका फायर जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये ना। समझ लो इसने इनर इलेक्ट्रॉन के शेल निकाला, के शेल का इलेक्ट्रॉन ये निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला क्योंकि कोलिजन हुआ। अच्छा, फास्ट इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो पता है क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या हुआ? खाली जगह बन गई, यहाँ पे एक खाली जगह बन गई। भला वो खाली जगह कौन भरेगा? बराबर के शेल में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो भरेगा। अच्छा, एल वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब एल वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो उसी एनर्जी से थोड़ी आता है, जाहिर सी बात है एनर्जी इमिट करके आएगा ना। तो एल वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ वैकेंसी को भरने की कोशिश करेगा तो वो इमिट करता है। उस इमिट का नाम हम रखते हैं, उस इमिशन का नाम हम रखते हैं के अल्फा इमिशन। इसको हम बोलते हैं के अल्फा।
बाबा के अल्फा का मतलब ये है कि के का इलेक्ट्रॉन निकला, अल्फा का मतलब है उसका जो पहला पड़ोस है उसने भर के दिया, यूं समझ लो। अगर एल ने नहीं भरा तो एम भर के देगा। जब एम वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो डेफिनेटली वो रेडिएशन करके इधर आएगा ना, जब वो रेडिएशन करके आएगा तो इमिशन करता है, जिसको हम बोलते हैं के बीटा। के का इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा जो पड़ोस वाला है बीटा उसने दिया, नहीं तो एन भर के देगा, तो एन वाला इलेक्ट्रॉन इमिशन करके आएगा डेफिनेटली, उसका नाम रखा गया के गामा। अल्फा बीटा गामा ये मिला के एक सीरीज बनती है, जिस सीरीज का नाम हम रखते हैं के सीरीज। इस के सीरीज में कुल मिला के कितने सीरीज होती हैं? अल्फा होता है, कह दो कि भाई बीटा भी होता है, या आप कह दो गामा भी होता है। सर अगर ओ वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे तो एक्सरेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? भरने को वो भी भर सकता है, अगर वो भरेगा तो फिर एक्सरेज नहीं होंगे, क्योंकि एक्सरेज वो हैं जो कि 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर में हो ना, क्योंकि ये जो इमिशन करेगा उसकी वेवलेंथ एक्सरेज के बैंड के साथ मैच नहीं हो रही, अलग है वो, तो एक्सरेज के साथ कुछ अलग रेडिएशन भी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, ये समझ लो। ओके, अच्छा कितनी हद तक ये होते हैं, इसकी वेवलेंथ कितनी है? लेस देन और इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। एनर्जी is less than or equal to 1 kilo electron volt, and such kind of X-rays are called as soft X-rays। ये soft X-rays है। कब की बात है? जब कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन निकले बाबा? हम सिंपली कह सकते हैं जब K का इलेक्ट्रॉन निकले। अब मुमकिन है कि L का भी निकल सकता है, क्योंकि आपने जो देख के फायर किया, आपने रैंडम यहाँ पे फायर किया ना, रैंडम वाला फायर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो समझ लो एल का इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, सुनो बाबा, जब एल का इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला तो यहाँ पे खाली जगह बची। ये खाली जगह कौन भर के देगा? ऊपर वाला, मतलब ऊपर के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नीचे वाला थोड़ी आएगा, ऊपर वाला आएगा। एम ने भर के दिया यहाँ पे, तो इस इमिशन को हम कहते हैं एल अल्फा, क्योंकि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ना, तो एनर्जी मिट करके आता है ये। अगर ये नहीं भर के दे रहा तो एम भर के देगा, तो इस रेडिएशन का हम नाम रखते हैं यहाँ पे एल बीटा। अच्छा अगर एम ने नहीं दिया, एन ने, तो ओ देगा, पर प्रॉब्लम ये है कि ओ दे दोगा पर फिर एक्सरेज के साथ कुछ और भी इमिशन होती है जो कि एक्सरेज की वेवलेंथ के साथ मैच नहीं होती, तो हम बोलते हैं वो एक्सरेज नहीं है। अलॉन्ग विथ एक्सरे देयर आर सम अदर रेडिएशन आर आल्सो ऑब्जर्व, फिर हम ये बात करेंगे। एक्सरेज के लिए भाई, इसका मतलब है एक्सरेज के लिए आप कह सकते हो कि आपका एल अल्फा भी होता है, एल बीटा। एल अल्फा का मतलब है एल का इलेक्ट्रॉन निकला, और एल का निकला, अल्फा मतलब ऊपर वाले जो बराबर में है ना उसने भर के दिया। एल बीटा का मतलब है जो सेकेंडरी नेबर है ना उसने भर के दिया, यूं। अच्छा इसमें जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वाले एक्सरे क्या समझे जाते हैं? आप कह दो सच काइंड ऑफ एक्सरेज आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज। तो एक्सरेज कौन से हैं? सॉफ्ट और हार्ड के बीच में आम या सिंपल एक्सरेज आपका ये होता है जो कि 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है। आम जो बैंड है एक्सरेज का वो ये होता है। एक इसकी लोअर लिमिट के सीरीज, एक इसकी अपर लिमिट है जिसको हम बोलते हैं एल सीरीज। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया किस बंदे ने? मोज़ले ने। उसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सरेज स्पेक्ट्रम आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें आप जितना वोल्टेज दोगे उतना उसकी इंटेंसिटी या उसके हिसाब से उसकी एनर्जी जो है ना वो इस तरह से बढ़ेगी। तो बड़ा जो सादा सा कॉन्सेप्ट है इसका वो आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। सो ये छोटी सी कहानी है जो कि एक्सरेज में ऑब्जर्व की जाती है, बड़ी सादी सी बात है। तो एक्सरेज क्या है? वेवलेंथ रेडिएशन है जो कि आप ऑब्जर्व करते हो हार्ड एक्सरेज की सूरत में या सॉफ्ट एक्सरेज की सूरत में। विलियम रोएंटगन साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया। इसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ये बातें हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बिल्कुल रेसिप्रोकल एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज प्रोडक्शन, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, आप इसको फॉलो कीजिएगा, बुक की रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।